हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की कक्षा 11 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के परिचय के बाद में आज अपन लेसन नंबर पहला स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले पाठ का नाम क्या है बेटा? जीव जगत। जीव जगत ये पाठ का नाम है बेटा, क्लास 11, और ये लेसन नंबर कौन सा है? फर्स्ट, जीव जगत। ठीक है ना? तो बेटा ध्यान से सुनना। इस पाठ में सबसे पहली चीज़ जो अपन पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं बेटा कि वर्गीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को वर्गीकरण की परिभाषा पढ़नी है। ठीक है ना? सबसे पहली बात तो आप ये सुनो कि वर्गीकरण को अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन। ठीक है ना? अब आगे चलिए, परिभाषा इसकी। ठीक है, सजीवों को उनकी समानता और असमानता, समानता व असमानताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करना क्या कहलाता है बेटा? वर्गीकरण कहलाता है। तो ये बेटा आपके सामने वर्गीकरण की एकदम सिंपल सी परिभाषा हो गई। ठीक है, जैसा कि मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव दो प्रकार के होते हैं, पादप और जंतु, है ना? तो आप इस परिभाषा में सजीवों के स्थान पे जंतुओं व पादपों ये भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो आप क्या कह सकते हैं बेटा? जंतुओं एवं पादपों को उनकी समानता और असमानताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करना क्या कहलाता है बेटा? वर्गीकरण। ठीक है, इसके बाद अब अपन एक दूसरी चीज़ पढ़ते हैं। पहला ही पाठ चल रहा है बेटा, और इसमें मैं आपको प्रश्न बना के एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा। तो दूसरा अपन पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण को बार बार क्यों बदला जाता है? वर्गीकरण को बार बार क्यों बदला जाता है? ये अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। पहला तो मैंने कौन सा बताया था? वर्गीकरण किसे कहते हैं। ये दूसरा प्रश्न हो गया। क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे? वर्गीकरण को बार बार क्यों बदला जाता है। तो इसका आंसर सुन लें, लिख देता हूँ बोर्ड पे, फिर समझा दूंगा। प्रारंभ में वैज्ञानिक जीवों को केवल कुछ सामान्य लक्षणों, ठीक है बेटा, और वो सामान्य लक्षण कौन कौन से थे? जैसे भोजन, आवास, ये सामान्य लक्षण है बेटा। भोजन, आवास एवं स्वभाव।
आदि के आधार पर वर्गीकृत कर देते थे। आदि के आधार पर वर्गीकृत कर देते थे। ठीक है ना, आगे चलिए। परंतु जैसे जैसे मानव के ज्ञान में वृद्धि हुई, परंतु जैसे जैसे मानव के ज्ञान में वृद्धि हुई, जैसे जैसे मानव के ज्ञान में वृद्धि हुई उन्हें, चाहे ऐसे लिख दो, तथा वह विभिन्न जीवधारियों के लक्षण पहचानने लगा। क्या लिखा बेटा मैंने? परंतु जैसे जैसे मानव के ज्ञान में वृद्धि हुई तथा वह विभिन्न जीवधारियों के लक्षणों को पहचानने लगा, तो उसे पुराना वर्गीकरण असुविधाजनक लगने लगा। ठीक है ना, पुराना जो वर्गीकरण था बेटा वो असुविधाजनक लगने लगा। यही कारण है कि, लास्ट लाइन लिख दीजिए, यही कारण है कि जीवों का वर्गीकरण बार बार बदला जाता है। जीवों का वर्गीकरण बार बार बदला जाता है। तो देखो बेटा, ये आपके सामने मैंने प्रश्न और उसका उत्तर लिख दिया। अब आपको इसी प्रश्न को जो मैंने आंसर सहित बोर्ड पे लिख रखा है मैं समझा देता हूँ। ठीक है बेटा, तो देखिए प्रश्न क्या है अपना, वर्गीकरण को बार बार क्यों बदला जाता है। आंसर सुनो पहले। प्रारंभ में वैज्ञानिक जीवों को केवल कुछ सामान्य लक्षणों जैसे आवास, भोजन और स्वभाव के आधार पर कई वर्गों में विभक्त कर देते थे। ठीक है ना, या वर्गीकृत कर देते थे। परंतु जैसे जैसे मानव के ज्ञान में वृद्धि हुई, वह जीवधारियों के लक्षणों को पहचानने लगा, तो उसे पुराना वर्गीकरण असुविधाजनक लगने लगा। ठीक है, यही कारण है कि जीवों का वर्गीकरण बार बार बदला जाता है। अब इसमें आपको एक चीज़ समझनी है बेटा, जैसे मैंने कहा है, एक मिनट सुनिए, कि भोजन, आवास और स्वभाव के आधार पर जीवों को वर्गीकृत कर देते थे, है ना। तो ध्यान देना, देखिए जैसे मैं आवास की बात कर रहा हूँ बेटा, किसकी बात कर रहा हूँ? आवास की, है ना। तो ध्यान से देखो, आवास के आधार पर प्राणियों को कई वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे देखो बेटा, नभचर प्राणी किसे कहते हैं? जानते होंगे आप। जैसे जलचर प्राणी किसे कहते हैं? जानते होंगे आप। नभचर प्राणी वे होते हैं जो आकाश में उड़ते हैं, और बेटा जलचर प्राणी वो होते हैं जो जल में रहते हैं। ठीक है ना, ये आवास के आधार पर मैंने जंतुओं का वर्गीकरण कर दिया।
दो प्रकारों में ही बांट दिया समझाने को, यूं तो और भी इसके प्रकार हैं। पहला प्रकार क्या लिखा मैंने, नवचर। दूसरा प्रकार मैंने क्या लिखा, जलचर। नवचर के अंतर्गत कौन से प्राणी आते हैं, जो उड़ते हैं, वायु में रहते हैं। और बेटा जलचर के अंतर्गत कौन से प्राणी आते हैं, जो कि जल में रहते हैं। अब आप गौर करें, देखो बेटा पक्षी भी आकाश में उड़ते हैं, कीट भी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है, पक्षी भी आकाश में उड़ते हैं, कीट भी आकाश में उड़ते हैं और चमगादड़ भी आकाश में उड़ते हैं। तो बेटा अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि चूंकि तीनों प्रकार के प्राणी वायु में उड़ते हैं, तो क्या इन तीनों प्रकार के प्राणियों को नवचर वर्ग के अंतर्गत रखना उचित है क्या? नहीं है, क्योंकि बेटा ये तीनों अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, है ना। गौर कीजिए, पक्षी बेटा आप आगे जानेंगे कि पक्षी वर्ग में आते हैं। कीट तो बेटा सबसे अलग हैं, ये अकशेरुकी प्राणी हैं। और चमगादड़ की यदि अपन बात करें तो चमगादड़ बेटा स्तनी वर्ग के अंतर्गत आता है। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या पक्षी वर्ग, कीट वर्ग और स्तनी वर्ग, तीनों अलग अलग वर्गों के प्राणियों को क्या एक ही लक्षण के आधार पर कि भाई वो तीनों आकाश में उड़ते हैं, एक वर्ग में रख देना उचित है क्या? नहीं है। ऐसे ही बेटा आपके सामने जलचर का उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। देखो जल में बेटा मछलियाँ भी पाई जाती हैं, बहुत से स्तनी भी जल में पाए जाते हैं, बहुत से सांप वगैरह सरीसृप प्राणी भी जल में होते हैं। लेकिन बेटा ये तीन अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, तो क्या तीनों प्रकार के प्राणियों को एक ही प्रकार के आवास में रहने के कारण एक वर्ग में रखना उचित है क्या? नहीं। तो बेटा इसी कारण से वर्गीकरण को बार बार बदला जाता है। तो मैंने भी आपको यही बताया कि प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने जीवों का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो केवल कुछ सामान्य लक्षणों के आधार पर था, आवास के आधार पर था, भोजन के आधार पर था, स्वभाव के आधार पर था, ठीक है। परंतु जैसे जैसे मानव के ज्ञान में वृद्धि हुई, मानव जीवों के विभिन्न लक्षणों को पहचानने लगा, ठीक है, तो उसे वो पुराना वर्गीकरण असुविधाजनक लगने लगा। कैसा लगने लगा बेटा? असुविधाजनक। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब वो वर्गीकरण असुविधाजनक लग रहा है तो अब एक नए सिरे से वर्गीकरण की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि जैसे जैसे जीव के ज्ञान के बारे में, मतलब जीव के लक्षणों के बारे में मनुष्य का ज्ञान विकसित होगा, मनुष्य जीव के विभिन्न लक्षणों को पहचानने लगेगा, तब तब उसे एक नए वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस होगी, ठीक है। अब एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ICBN एंड ICZN, इन दोनों शब्दों के पूरे नाम लिखने हैं, ठीक है बेटा। ये दोनों वर्गीकरण की संस्थाएं हैं, एक जैसे नाम हैं। क्या प्रश्न लिखा मैंने? ICBN व ICZN को पूरा कीजिए, मतलब आपको इनकी फुल फॉर्म बतानी है। तो देखो बेटा एक शब्द का अंतर है, ICBN, और दूसरा मैंने क्या लिखा है? ICZN। इन दोनों के बारे में सुन लो, है ना।
इसको अपन बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। एक नाम तो ये हो गया, और दूसरा सेम ऐसा की ऐसा ही नाम है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब मेरी बात को आप ध्यानपूर्वक सुन लें, ठीक है ना। बहुत सरल है, बहुत। देखिए, सबसे पहले मैं ICBN के बारे में बता रहा हूँ, है ना। तो बी शब्द आ गया, बी शब्द का अपन ने बोर्ड पे फुल फॉर्म क्या लिखा है, बॉटेनिकल। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, वानस्पतिक। तो अब आप मेरी बात को गौर करना और याद रखना, ठीक है बेटा। एक्चुअल में ICBN पादपों के नामांकन और वर्गीकरण से संबंधित संस्था है। पादपों, फोकस करना इस वर्ड को, पादपों के नामांकन और वर्गीकरण से संबंधित संस्था है। कौन सी, ICBN। इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। आगे चलिए, दूसरा शब्द मैंने आपके सामने बोर्ड पे क्या लिखा, ICZN लिखा हुआ है। इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्या मतलब हुआ इसका, यह भी एक संस्था है जो जंतुओं के नामांकन और वर्गीकरण से संबंधित है, ठीक है बेटा। तो आज के इस वीडियो में आपको मैंने कुल 3 प्रश्न बताए। पहला प्रश्न तो कौन सा बताया, वर्गीकरण किसे कहते हैं, है ना। दूसरा प्रश्न कौन सा बताया, वर्गीकरण को बार बार बदलने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। और तीसरा प्रश्न मैंने कौन सा बताया, ICBN और ICZN शब्दों का फुल फॉर्म लिखिए, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।